एपिसोड के स्टार्ट में जैसे ही ओरिन जीसू को यहाँ पर देखती है, ये देखते ही इसे हक कर लेती है और इमोशनल होकर रोने लग जाती है। एक्चुअली 10 साल के बाद ये जीसू को अपने सामने लाइव देख रही थी। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। जीसू खाना खाता है और ओरिन इसे बैठकर खुश होते हुए देख रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खाने के बाद जब ये अपने रूम में आते हैं, कुछ ही देर में जीसू भी फ्रेश होकर आ जाता है। ये ओरिन के साथ इसके बेड पर ही सोने लगता है। तो ये इसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर सोगे? तो जीसू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं हॉल में भी सो सकता हूँ। एक्चुअली ओरिन को कुछ कंफ्यूजन भी थी, क्योंकि इसे पता ही नहीं था पास्ट में चेंजेस करने के बाद प्रेजेंट में इसके फ्यूचर का क्या असर पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों लेट जाते हैं। तभी जीसू को साइड टेबल पर एक फोटो एल्बम मिलती है। ये पकड़कर इसे देखने लग जाते हैं। अब इन फोटोज को देखते देखते जीसू इसे कुछ फोटोज के अबाउट पास्ट की मेमोरी बताता है, जिसे देखकर ओरिन को भी अनचाहे विजुअल्स आने लगते हैं। नेक्स्ट डे ओरिन की जब आंख खुलती है तो ये देखती है कि जीसू इसके साथ बेड पर नहीं। ये देखते ही शॉक हो जाती है और इसे लगता है कि जीसू चला गया। ये भागकर बाहर आकर देखने लगती है कि तभी जीसू घर वापस आ जाता है। एक्चुअली ये इसके लिए खाना लेने गया था और ओरिन इसे देखकर रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। ओरिन इसके साथ अपनी हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। हाफ डे एंजॉय करने के बाद ओरिन अपने ऑफिस आ जाती है। यहाँ इसके ऑफिस वाले ऑब्जर्व करते हैं कि ओरिन आजकल काफी खुश दिख रही है। ये इससे इसकी रीजन पूछते हैं तो ओरिन कहती है कि कोई ऐसी रीजन नहीं, बस मैं तो आजकल नॉर्मल रहती हूँ। तभी इसे जीसू की कॉल आती है और ये बातों बातों में इसे बताता है कि मुझे हल्की फुल्की सी चोट आ गई थी। ओरिन इसे देखने के लिए फौरन हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ जीसू हॉस्पिटल में जॉब करता था। ये आते ही इसे पूछने लग जाती है कि दिखाओ मुझे तुम्हें कितनी चोट आई है। जीसू ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर जीसू इसे अपनी चोट दिखाता है तो ओरिन देखकर रिलैक्स हो जाती है। तभी यहाँ पर किमयोंग आता है, जो सूजी के साथ हुआ करता था। ओरिन इसे यहाँ देखकर शॉक हो जाती है। किमयोंग इसे देखकर कहता है कि ऐसी आंखें खोल खोल कर क्या देख रही हो? जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ जॉब करता है वैसे ही मैं भी जॉब करता हूँ। इसके बाद ये तीनों एक टेबल पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अब जैसा कि पास्ट चेंज हो चुका था और उसका इफेक्ट इसके प्रेजेंट पर भी हो रहा था और उनको काफी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब बातों के चलते चलते ओरिन की नजर इनकी कॉफी बंक पर पड़ती है। इस कैफे का नाम पढ़ते ही ये कहती है, क्या तुम ये कॉफी हाईमिन के रेस्टोरेंट से लेकर आए हो? ये सुनकर दोनों के चेहरे के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस पर ये इन्हें पूछती है कि तुम लोग ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो? किमयोंग इसे बताता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं, हम स्कूल टाइम में एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सुनकर ओरिन को शौक लगता है। ये फौरन पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ? इस पर जीसू इसे बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। जिस रात मैंने मॉम को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया, मॉम तो मेरे साथ मिलने के लिए आ गई। उसी रात स्कूल से फ्री होकर हामी जब घर वापस जाने लगी तो अचानक से एक ट्रैफिक सिग्नल मेल फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से राइडर को पता नहीं चला और इसकी टक्कर हाईमिन से हो गई और इसी हादसे में हाईमिन की मौत भी हो गई थी। ये सब सुनने के बाद ओरिन सोचने लग जाती है कि मेरे पास में एक चीज को चेंज करने पर सोजी ने मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ दी और हाईमिन की मौत हो गई। ये जल्दी से घर आकर नेट पर इस इंसिडेंट के बहुत सर्च करने लग जाती है। तो उसे पता चलता है कि ये वही डेट थी जिस डेट में ये लास्ट टाइम पास में गई थी। अब ये बाकी की फोटोज देखती है तो इसके पास सिर्फ 5 फोटोज बची थी। ये वापस पास में जाकर सब कुछ पहले जैसा करने का सोचती है। ये जल्दी से एक फोटो को बर्नर लैंप में डालती है और फोटो के डेट जलते ही ये वापस पास में आती है। इस बार ये क्लास में आँख खुलते ही वॉशरूम नहीं जाती और क्लास से फ्री होने के बाद ये अपना सारा टाइम सुजिन के साथ स्पेंड करती है। उसे रिलैक्स करने के बाद ये सीधा जीसू के पास आती है। इसके हाथ में नोट थमाती है और इसके मोबाइल पर टच करके इसकी मॉम को मैसेज सेंड कर देती है। जीसू इसे पूछने की कोशिश करता है तो ये इसे बिना आस किए वहाँ से चली जाती है। फिर ये सुजिन के साथ शॉपिंग करने के लिए आती है, जिसका लास्ट टाइम सुजिन ने इसे कहा था। सुजिन ओरिन को अपनी हेल्प करता देखकर खुश हो जाती है। फिर रात में इसे टेक्स्ट मिलता है। जीसू इसे बताता है कि तुम्हारे दिए हुए नोट ने मेरी काफी हेल्प की। ये देखते ही इसे याद आता है। ये जल्दी से एक कैब बुक करती है और फौरन से उसी जगह पहुंचती है जहां हाईमिन का एक्सीडेंट होना था। ये कैब से उतरती है तो इसे रोड के दूसरी तरफ हाईमिन खड़ी दिखाई देती है। ये इसे रोकने के लिए जाने लगती है कि तभी इसे वही वियर्ड साउंड सुनाई देता है, लेकिन ये कोशिश करती है और टाइम पूरा होने से पहले ही ये हाईमिन को बचा लेती है। इसके बाद ये फौरन प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में आते ही अपने मोबाइल में सुजिन का सेल फोन नंबर देखती है तो वो वहाँ पर आ चुका था। ये देखकर ये रिलैक्स हो जाती है। तभी इसे ख्याल आता है सुजिन का। ये फौरन से उसका नंबर अपने मोबाइल में सर्च करती है, लेकिन इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये देखकर ये फिर से सैड हो जाती है, इतना सैड कि ये रोने ही लग जाती है। इसे रियलाइज हो चुका था कि इसने इतनी ज्यादा कोशिश की, बाकी सबको तो इसने सिक्योर कर लिया, लेकिन जीसू फिर से इसे छोड़कर चला गया। नेक्स्ट सीन में ये चायुन से मिलने के लिए हाईमिन के रेस्टोरेंट आती है। ये दोनों यहाँ बैठे बातें कर रहे थे। चायुन इसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और फिर ये इसे जीसू की सुसाइड केस एक कॉपी देता है। ये इसे ये भी बताता है कि पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई क्योंकि उन ईयर्स में यहाँ पर बहुत सारी सुसाइड हो रही थी। कोई क्लू ना मिलने की वजह से उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल सुसाइड है और ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि इसे डाउट था कि उसने सुसाइड नहीं की थी। ये जल्दी से रिपोर्ट को रीड करती है
ओरिन जैसे ही दूसरा पेज को देखने लगती है तो चायून उसे कहता है कि इस पेज पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और फिर ये उस पेज को पलटा देता है। थर्ड पेज पर ओरिन जैसे ही इसका टेक्स्ट रिकॉर्ड देखती है और इसे याद आता है कि जीसू को लास्ट टेक्स्ट इसी ने किया था। ये चायून से कहती है कि क्या इसे मैं एक दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ, मैं इसे अच्छे से रीड करके तुम्हें वापस दे दूंगी। इसके बाद ओरिन जीसू की मॉम से मिलती है जो जीसू का कुछ स्टफ अपने साथ लेकर आई थी। ओरिन इसे चेक करती है तो इसे जीसू का ओल्ड सेलफोन मिलता है। मॉम इसे बताती है कि जीसू हमेशा तुम्हारा जिक्र किया करता था, जब भी उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आता था तो वो बहुत ब्राइट स्माइल करता था। ओरिन मॉम को इतना सैड देखकर खुद भी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ओरिन जब घर आती है तो आकर जीसू का सेलफोन ऑन करती है। ये इसके टेक्स्ट रीड करती है तो इसे एक टेक्स्ट मिलता है जो इसके ही नंबर से जीसू को सेंड किया गया था, जिसमें लिखा था कि मैं आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम वो ड्रिंक एंजॉय करना जो मैंने तुम्हें दी थी। इसे रीड करते ही ओरिन को कोई मेमोरी नहीं आती तो ये कहती है कि ये मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। इसे और ज्यादा डाउट होने लगता है। ये जल्दी से सारी रिपोर्ट को रीड करती है और इसके जितने भी डाउटफुल पॉइंट्स थे इन सबको एक डायरी में नोट डाउन कर लेती है। इसे डायरी में लास्ट पॉइंट देखता है जिसमें इसकी रिपोर्ट में लिखा था जीसू को सुसाइड करते हुए कोई हेजिटेशन नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि जीसू को मरते हुए कोई रिग्रेट नहीं था और उसने सुसाइड पूरी होशो हवास में की। अब इन चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने के लिए ये फिर से पास में आती है। यहाँ स्कूल में ये जीसू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है कि तभी से एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सिनवू था। ये गेम खेलते हुए जीसू को जानबूझकर धक्का देता है जिससे जीसू को हल्की फुल्की चोट भी आती है। ये देखते ही चायून आगे आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये पर्पसली किया है। सिनवू थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस पर जीसू सबको काम करता है और सिनवू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सुनते ही सिनवू यहाँ से जाते हुए जीसू को जोर से कंधा मार कर जाता है। सिनवू का स्ट्रेंज बिहेव देखकर इन सबको भी डाउट होता है। ओरिन ये बैठी सब कुछ देख रही थी। गेम खत्म होने के बाद ये सीधा जीसू के पास आती है और ये दोनों सीधा डॉक्टर के पास आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर जीसू के बाजू पर बैंडेज करता है और इसे बताता है कि इसे हील होने में तकरीबन 2 वीक लग जाएंगे। ये देखकर ओरिन को याद आता है कि जीसू तो लेफ्ट हैंडेड है और यहाँ इसका लेफ्ट हैंड डैमेज हो चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से इसने विदाउट हेजिटेशन अपनी रिस्ट काटी थी तो इसके लेफ्ट हैंड डैमेज होने की वजह से ये इतना क्लियरली कट कैसे लगा पाया। यह ओरिन और जीसू वापस आ रहे होते हैं। ओरिन फिर से जीसू को कहने लग जाती है कि तुम प्लीज सुसाइड मत करना, अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। जीसू इसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इस पर ओरिन से बताती है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मैंने तुम्हें बहुत बार बचाने की कोशिश की लेकिन हर बार तुम सुसाइड कर ही लेते हो। जीसू को इसकी बातें समझ में नहीं आती, वो काफी शौक हो रहा था। फिर ओरिन से बताती है पहले मुझे भी यही लग रहा था कि तुमने सुसाइड की है लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने सुसाइड नहीं की। जीसू इसे काम करने की कोशिश करता है तो ये इसे बताती है आज से 2 वीक के बाद तुम सुसाइड कर लोगे, मेरी बर्थडे वाले दिन नहीं। मैं यहाँ 10 साल फ्यूचर से यहाँ तुम्हें सेव करने आई हूँ। जीसू इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसे पूछता है कि फिर ये बताओ कि क्या आज से 5 साल बाद जो कंसर्ट होने वाला है वो कौन करेगा। और इन इसकी बात का आंसर नहीं करती। इनकी बातों के चलते ही यहाँ पर सूजिन आ जाती है और जीसू इसे देखकर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब ओरिन को सिनवू पर डाउट होने लगा था, शायद उसने ही जीसू को मारा था। इसे याद आता है कि रिपोर्ट में केमिकल का भी जिक्र आया था जो जीसू की ड्रिंक में पाया गया था। ये पास ही के एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ जाकर उस केमिकल के अबाउट पूछती है। एक्चुअली ये केमिकल एनिमल के लिए एनेस्थीसिया का काम करता था लेकिन इसे यहाँ से भी कुछ खास क्लू नहीं मिलता। अब रात में ये स्कूल से फ्री होकर सूजिन के साथ बस में अपने घर वापस जा रही होती है और इसके साथ वाली सीट पर चायून भी बैठा हुआ था। कुछ ही देर में ओरिन का स्टॉप आ जाता है तो ये बस से नीचे उतर जाती है। इसके नीचे उतरने के बाद चायून अपने बैग में हाथ डालकर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है और तभी हमें ये चीज पता चलती है कि चायून भी ओरिन को लाइक करता है लेकिन ये उसे कभी बता ही नहीं पाया। यहाँ ओरिन एक जगह पर खड़ी थी और इसके पास डिफरेंट फोटोज होती हैं। ये पास्ट में रहते हुए फिर से एक फोटो को जलाने की कोशिश करती है ताकि ये यहाँ से और भी ज्यादा पास में जा सके लेकिन यहाँ फोटो जलने पर भी कुछ खास असर नहीं होता। तभी से जीसू की आवाज आती है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो इसके पीछे ही खड़ा था। जीसू जलती हुई फोटो को देख लेता है जिसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।